बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम हेलो किसान एक फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम अलग अलग विषयों पर विशेषज्ञों से चर्चा करते हैं और उन विशेषज्ञों से तमाम सलाह लेते हैं और किसान भाइयों को कोशिश करते हैं कि उस सभी सवालों का जवाब मिल सके। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि हर दिन हमारा अलग अलग विषय रहता है। तो सबसे पहले आज के हेलो कार्यक्रम किसान में किसान कार्यक्रम में हम आपको विषय से रूबरू करा देते हैं कि आज कौन से विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज सबसे पहले जो विषय रहने वाला है वो सेब के बागों का रख रखाव, साथ ही साथ दूसरा विषय जो रहेगा वो मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण। इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आपको ये भी बता दें कि इन विषयों से जुड़े हुए आपके जो भी सवाल हैं वो आप हमसे टोल फ्री नंबर के जरिए पूछ सकते हैं। आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113060, साथ ही साथ 1800113061। ये फ़ोन मिलाते हुए आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जहां से भी आप फ़ोन कर रहे हैं आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद स्थापित हो सके, और टीवी का आवाज़ आप कम रखें ताकि आवाज़ भी हम तक बेहतर तरीके से आपकी पहुंच सके। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। हमें मैसेज करते हुए, व्हाट्सएप करते हुए अपना नाम और पता लिखना ना भूलें। इसके साथ ही आप ईमेल के जरिए भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो आज इस दोनों विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं आपका तारुफ उनसे करा देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर वीके दुबे जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सलाहकार हैं एनसीयूआई न्यू दिल्ली से। नमस्कार सभी को। तो सबसे पहले शुरुआत हम दुबे सर से करेंगे। दुबे सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दूसरा हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर मंजूर अहमद जी से भी आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ स्काइप से जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम पे। तो डॉक्टर वीके दुबे जी से चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आज हम जानेंगे कि सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सरकार इस समय मोटे अनाज को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने में लगी हुई है और लोगों को इसके बारे में जागरूक करने में भी लगी हुई है। ऐसे में मोटे अनाजों को इतना पॉपुलर क्यों किया जा रहा है और उसके फ़ायदे क्या हैं? देखिए, मोटे अनाज में जो पोषक तत्व की वैल्यू है वो जो हम आजकल खा रहे हैं गेहूं और चावल पर केंद्रित हो गए हैं उससे कहीं बहुत ज़्यादा है। और जो नुकसान है, जैसे गेहूं में आपने देखा होगा ग्लूटेन बहुत होता है, डाइजेशन इसलिए कम होता है, तो वो इन मोटे अनाज में नहीं होता है। मोटे अनाज को अगर हम इसलिए और भी कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारी बीमारियां को ख़त्म करने की शक्ति है जी। और अगर इसे खाते रहेंगे तो बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। और इसीलिए भारत सरकार ने 2018 को एक नेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया था जी, और 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर प्रस्ताव रखा एक कॉन्फ्रेंस में, उसमें 72 देशों में इसको सपोर्ट किया, क्योंकि इसके जो फ़ायदे देखे गए, जो साइंटिफिक वैल्यू यानी वैज्ञानिकों ने इनके तत्व निकाले वो बहुत ज़्यादा थे। इसलिए इनको जो है ये चाहते हैं हमारे पूरे देश के वैज्ञानिक और हमारी सरकार कि ये हर थाली में पहुँचे, गरीब की भी थाली में पहुँचे, अमीर की थाली में भी पहुँचे। और आप देखेंगे कि कुछ समय पहले 30-40 वर्ष पहले तो इन मोटे अनाजों के हमारे बहुत ज़्यादा खपत थी। हम सभी लोग जो गांव के लोग हैं, किसान लोग हैं, या शहरों में भी जो लोग हैं वो इनका उपयोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे इनका उत्पादन भी कम होता गया और इनका जो है
भोजन में भी सम्मिलित होना कम होता गया। आप देखें अभी कि हमारा इन्वायरमेंट जो है, वातावरण परिवर्तन हो रहा है जी। मौसम में परिवर्तन है, सर्दी अभी बहुत लेट आ रही है जी। बरसात भी लेट हो रही है। तो इन जो मोटे अनाज हैं इनमें इनकी टॉलरेंट क्षमता ज़्यादा है, यानी ये एडवर्स कंडीशन ही विपरीत परिस्थितियों में भी पूरी पैदावार दे सकते हैं। दूसरी बात, इन मोटे अनाजों में जो उर्वरक हैं, जो खादें हैं, वो बहुत नाम मात्र की पड़ती हैं। ये गोबर की या कंपोस्ट खाद पर बहुत ज़्यादा आधारित होती हैं और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा भी कम दूसरी जो फसल है, हमारे गेहूं हैं, चावल हैं, उनकी अपेक्षा बहुत कम होती है। तीसरा ये होती है कि इसमें अगर एक दो को छोड़ दें, एक दो फसलों को छोड़ दें, जैसे कॉमन मिलेट्स को छोड़ दें, तो बाकी की जो फसलें हैं, जो हमारे मिलेट्स हैं, वो वर्षा पर आधारित हैं। उनकी बुआई अक्सर जो है जून जुलाई में हम करते हैं, तो जहाँ पे वर्षा होती है मई जून जुलाई से लेकर के अगस्त सितंबर तक, तो वो वर्षा पर आधारित होते, जो हमारे ग्राउंड वाटर है उसका बहुत कम उपयोग होता है। दूसरी बात, जो हमारा एडवर्स कंडीशन की हम बात बता रहे थे, इनमें एक ये क्षमता होती है कि ये 44 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के हाई टेम्परेचर में और इधर 8-10 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सरवाइव कर सकते हैं। वैसे तो कॉमन अगर है तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग अगर है तो अच्छा इनके लिए रहता, लेकिन अगर इनके जीवन की बात करें कि कितने में जीवन अच्छा पैदावार दे सकते हैं, तो 44 डिग्री तक अगर पहुंच जाएगा तो ये पैदावार देंगे, तो एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो हीट गर्मी हमारी बढ़ती जा रही है वातावरण में, जो एनवायरनमेंट का हमारा परिवर्तन हो रहा है वातावरण में, उसको ये झेल सकते हैं। दूसरा ये होता है कि हमारी जो सॉइल है, जो भूमि है, उसमें अम्लीय होती है और क्षारीय होती है। वैसे सभी के लिए लगभग न्यूट्रल यानी उदासीन, यानी न ज़्यादा अम्लीय हो न क्षारीय हो, तो लगभग 6.5-7 तक ये होती है, तो अच्छी पैदावार देती हैं। लेकिन यदि अम्लीय भूमि है तो यानी 4 pH तक भी है तो भी ये पैदावार दे सकती हैं, और उधर 8 तक ये पैदावार दे सकती। तो हम ये कहें कि हमारे भारत देश के लिए न्यूट्रिटिव के लिए तो ये अच्छा है, यानी पोषक तत्व तो सभी को मिल जाए वो तो अच्छा है ही, लेकिन जो वातावरण चेंज हो रहा है उसके लिए अच्छा है। दूसरी बात यह है कि किसानों की आय बढ़ानी जी। अब किसानों की आय दो तरीके। डॉक्टर वीके दुबे जी, इस पर हम विस्तार रूप से चर्चा भी करेंगे, और जिस तरह से आपने तमाम फायदे यहाँ पर मोटे अनाज के बताए कि कितना महत्वपूर्ण है आज के दिन में, आज के समय में मोटे अनाज को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना। इससे जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट भी देख लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और कितना महत्वपूर्ण है मोटा अनाज। जी। देश में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इनके अलावा ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी मोटे अनाज उगाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाजों और इनसे बनने वाले खाद्य उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सरकार भी मोटे अनाजों की खेती, इसके प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर जोर दे रही है, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। बता दें कि मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फेलियो मिलेट आते हैं। मोटे अनाजों का प्रसंस्करण कर कई तरह के उत्पाद बनाकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानी पूरी, बर्फी और समोसा बना सकते हैं, तो बाजरे से मुठिया, लड्डू और रागी से बालूशाही और पकौड़ी बनाई जा सकती है। मोटे अनाज से अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए आप नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में व्यवसाय की शुरुआत छोटे स्तर पर करने के बाद बाजार मांग के हिसाब से व्यवसाय का विस्तार भी कर सकते हैं। तो
तो देखा आपने विशेष रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह से मोटे अनाज का प्रयोग हम तमाम चीज़ों में कर सकते हैं। आप मोटे अनाज की खेती व्यवसाय के रूप में भी कर सकते हैं और अच्छी खासी आमदनी भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे विषय की ओर बात करते हैं। जो आज का हमारा दूसरा विषय है वो है सेब के बागों का रखरखाव, जिससे जुड़े हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मंजूर अहमद गने जी। डॉक्टर मंजूर अहमद, मैं आपका रुख करूंगा, कितना ज़रूरी है बागों का रखरखाव और किस तरह से बागों का रखरखाव करना चाहिए, आपसे जानना चाहेंगे। रखरखाव जो आजकल बागों का ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हमारे किसान भाई, उन्होंने अपना फ्रूट हार्वेस्ट किया, उतारा अपने प्लांटों से, दरख्तों से, अब वो सोचते हैं कि अगले साल का देखेंगे, लेकिन शुरू उनको आज से ही करना है। आज से ही उनको ट्रेनिंग और प्रूनिंग करनी है, आज से ही उनको सॉइल सैंपलिंग का लेना है, आज ही उनको रोडेंट मैनेजमेंट करना है, आज ही उनको फील्ड सैनिटेशन करनी है, ड्रेनेज से मुतल्लिक करनी है, न्यूट्रिएंट कौन सा अप्लाई करना है वो देखना है, और अगर कोई इंसेक्ट इस वक्त भी उनके दरख्तों पे है तो उसको किस तरह हम ख़त्म करेंगे ये भी देखना है जी। सबसे पहली बात मैं आज बताऊंगा जो बहुत ही अहम है, फील्ड सैनिटेशन के मुतालिक। फील्ड सैनिटेशन में क्या करते हैं, जो हमारे पत्ते भी हार्वेस्टिंग के बाद जल गए होंगे या कुछ भी पेड़ों पे ही होंगे, उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है ये कि हम उस पर यूरिया स्प्रे करेंगे, क्योंकि उससे क्या है, जो पत्ते इस वक्त दरख्तों पे हैं वो गिर जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो ऑलरेडी गिरे हुए हैं अपने धरती पे, वो उन पे भी छिड़काव करना है, और उनको 1% ज़्यादा ही करना है छिड़काव, ताकि वहाँ पे जो हमारे जो बीमारियों के स्पोर्स उस पर और सर्दियों में रहते हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। ये हमारा आज सबसे पहले यही करना है। दूसरा, बर्फ आएगा, यहाँ पे भी JNK में भी आएगा, हिमाचल में भी आएगा, ऊपर उत्तराखंड में आएगा। उसके लिए क्या करना है, हमारे जो बागों की टहनियां हैं उनको छटाई करना है, ताकि उन पे अगर बर्फ गिरे भी तो वो टूटे ना। अगर हमारा टहनी टूट जाएगा तो हमें अगले साल के लिए काफी बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए छटाई बहुत जरूरी है। और जो अगर हमें कोई बाग जो इसी साल लगाया हुआ है उसको ट्रेनिंग हमारी जरूरत है आज, कि उसको किस तरह लगाना है, दाएं कितना लेना है, बाएं कितना लेना है, ऊपर कितना लेना है, ये बहुत ही जरूरी है उसका परीक्षण करने के लिए। जो प्रूनिंग है तो उसमें एक्सपर्ट हम भी, कोई आदमी काम एक लेमैन जिसको हम बोलेंगे, वो कंची उठाता है और छाट का काम करता है, वो कंची खुद ही करता है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कौन सा ब्रांच मुझे काटना है, कौन सा रखना है, किस पे फ्लावर बड़ है, किसी पर लीव बड़ है, कितने बार रखने हैं, कितने नहीं रखने हैं। वो कोई आदमी ऐसे ही आ जाता है और खुद ही निकाल उसको करता है कटाई, तो उससे हमारा जो अगले साल जो हमें फ्रूट आएगा उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है हमारा। इसलिए हमारी गुजारिश रहती है अपने किसान भाइयों के लिए कि आप कोई माहिर आदमी, कोई एक्सपर्ट आदमी लाए जो आपको ये दरख्तों की छटाई करेगा। जी, तो विशेषज्ञों की सलाह यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आपने देखा कि डॉक्टर गने इन सब चीज़ों का विस्तार रूप से आपको बता रहे हैं कि अगर आप बागबानी करते हैं और आप यहाँ पर अपने अच्छी फसल लेना चाहते हैं, अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। आइए अब एक विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कितना महत्वपूर्ण है बागबानों की देखभाल और किस तरह से उसको आप बेहतर तरीके से देखभाल कर सकते हैं। सेब की खेती मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में की जाती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पंजाब और सिक्किम में भी सेब की खेती होती है। लेकिन अच्छी पैदावार के लिए सेब के बागों में समसामयिक काम करते हुए उनकी देखभाल करना जरूरी है। दिसंबर में नए बाग लगाने के लिए गड्ढों को पहले सप्ताह तक भर देना चाहिए। निचले पहाड़ी इलाकों में जहां ठंड ज्यादा नहीं रहती है, वहां जाड़ों में इसकी रोपाई इस महीने के आखिर तक कर सकते हैं। अच्छी फसल के लिए उद्यान में 2 से 3 किस्मों का होना जरूरी है। सेब में कटाई छटाई जाड़े के मौसम में जब पत्तियां गिर जाती हैं और पेड़ सुषुप्तावस्था में रहते हैं तब करनी चाहिए। कटाई छटाई का काम नई कोपलें या फूल आने के 1 महीने पहले ही खत्म कर लें। पेड़ को उचित ढांचा देना जरूरी होता है, जिससे पौध एक निश्चित सुदृढ़ आकार धारण कर ले और पौधे की फलने वाली शाखाएं
उचित जगह से निकलें, जिससे विभिन्न कृषि क्रिया में और फल आदि तोड़ने में कोई असुविधा ना हो। ज्यादा ठंड वाले इलाकों में इसी महीने पौधों की काट छांट का काम भी करें। कटे हुए भाग को इससे लेपन करें। चौबटिया लेप, कॉपर कार्बोनेट, रेड लेड और अलसी के तेल को 4:4:6 के अनुपात में मिलाकर तैयार कर सकते हैं। तना सड़न रोग की रोकथाम के लिए डाइथेन M45 या बाविस्टिन के घोल का तने के चारों ओर छिड़काव करें। सिंजोस स्केट कीट की रोकथाम के लिए स्प्रे ऑयल या एग्रो स्प्रे ऑयल का छिड़काव इस महीने में जरूर करें। तो सेब के बागों का रखरखाव आपको कैसे करना है, विशेष रिपोर्ट के जरिए तमाम बिंदुओं पर आपको बताया गया। इन सभी चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, तब आप अच्छी पैदावार ले सकेंगे, साथ ही साथ मुनाफा भी कमा सकते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं जिनका सवाल व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आया है। उनका अंकुर सहाय आजमगढ़ से उनका सवाल है कि सेब की खेती करने के लिए कौन सी मृदा का चयन करना चाहिए व कैसी जलवायु होनी चाहिए। डॉक्टर गणेश जी, आपसे जानना चाहेंगे जो इनका सवाल है इसके लिए क्या जवाब आपका रहेगा। ये ज्यादातर फ्रूट जो हमारा है ये टेम्परेट फ्रूट है जी। जो हमारा सेब है ये टेम्परेट फ्रूट है। अब जो हमारे ऊपर वाले जो पहाड़ी नीचे जो हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या नागालैंड सिक्किम में थोड़ा थोड़ा होने लगा है, वहाँ पे आप देखिए कि टेम्परेचर चिलिंग, इसमें सेब के मतलब पेड़ के लिए चिलिंग टेम्परेचर एक टेम्परेचर होता है जिसमें हमें 2 से 4 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए कम से कम 1000 आवर्स तक के लिए। तो ये ज़रूरी है हमारे सेब अच्छा फसल लेने के लिए। अगर हम मतलब बहुत नीचे दिल्ली की साइड या पंजाब साइड हम लेना चाहेंगे, वहाँ पे तो चिलिंग रिक्वायरमेंट मिलेगी ही नहीं सेब पर। तो इसलिए जो ये चिलिंग रिक्वायरमेंट हमारी है वो हमारे हिमाचल, JNK, उत्तराखंड और ऊपर नागालैंड या सिक्किम में आता है, तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। और टेम्परेचर उसमें मतलब 20 से 27 डिग्री तक ठीक रहेगा जो गर्मियों में। और आज तो ठंडा जितना भी होगा तो वो सेबों के लिए बहुत ही मुफीद रहेगा। जी, तो अंकुर जी, आपके सवाल का जवाब उम्मीद है कि आपको मिल गया होगा। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, विपिन सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी, अपना सवाल पूछिए। जी विपिन जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये था कि मध्य प्रदेश में वैसे तो सेब की खेती नहीं की जा सकती है जी, लेकिन सर घरेलू खाने के लिए क्या सेब लगा सकते हैं और फल आ सकते हैं उसमें? जी, डॉक्टर गणेश जी जानना चाह रहे हैं कि घर में खाने पीने के लिए सेब लगा सकते हैं। ये MP से बता रहे थे शायद। जी, ये MP से। आपको पता ही है MP में कितनी गर्मी पड़ती है। मतलब वहाँ तो बहुत ही मुश्किल है जब तक कि हमारी लो चिलिंग टेम्परेचर वैरायटी ना आ जाएंगे। इस वक्त हमारे पास है 2-4 लो चिलिंग वैरायटी, लेकिन वो MP में सूट नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अभी इसमें बहुत रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। अब कोई मतलब आपने पहले भी सुना होगा कि कर्नाटक में या कहीं महाराष्ट्र में वहाँ पे सैफरन उग गया, क्योंकि उन्होंने वो लाया था हिमाचल से या हमारे JNK से लाया था, उनके भी वहाँ पे लगाया तो उसको फूल आ गए पहले साल। इसी तरह का ये प्लांट ले जाएगा यहाँ पे, हो सकता है 1 साल 2 साल में इसका फ्रूट हो ही जाएगा, लेकिन वो खुबानी से भी छोटा रहेगा। नंबर 1, नंबर 2 मुश्किल है बहुत, क्योंकि एक पौधा लगाएगा उसको मतलब जो भी हमारा जो रहता है कि किसान भाई के लिए कमर्शियल कल्टीवेशन में हो जाए। जब एक सेब खाना हो तो उसको फायदा क्या है, वो तो उसको बाजार में भी मिलेगा 1-2 किलो या 10 किलो या 20 किलो, वो बाजार में जो उसको मैनेजमेंट में लग जाएगा 1 या 2 प्लांट के लिए, उसे सस्ता मिलेगा बाजार में। मेरे ख्याल से नहीं है अभी तक MP में। जी, तो विपिन सागर जी, आपको लगता है आपका जो सवाल था उसका उचित जवाब आपको मिल गया होगा। कार्यक्रम हेलो किसान में तमाम सवाल और भी आएंगे और तमाम जवाब भी हम अपने विशेषज्ञों से लेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, जल्द लौट रहे हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर PGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ
तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम हेलो किसान देख रहे हैं आप। कार्यक्रम हेलो किसान में एक बार फिर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, नईमुद्दीन झांसी से। नईमुद्दीन, अपना सवाल पूछिए। नईमुद्दीन, आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर, निवेदन किया है सर जी कि ज्वार की रोटी बगैर गेहूं के आटे के बगैर सिवाय बड़ा बनाना ज्वार की रोटी भी बड़ा मुश्किल काम है, तो इसके लिए कोई संयंत्र भी है क्या सर जिससे हम खाद्य संस्करण मोटे अनाजों का बना सकें? कोई संयंत्र यदि आविष्कार हुआ हो तो कृपया मार्गदर्शन देने के साथ। जी जी डॉक्टर वी के दुबे जी, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने मेरे ख्याल से किया है, आप इनके सवाल का जवाब दें। अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो प्रसंस्करण है वो ये है कि जो अनाज के दाने हैं उनको आप किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर दें। जैसे मान लो आप रागी है, गेहूं के आटे में मिलाना चाहते हैं तो उसका आटा मिला के आप आटा मिला सकते हैं, उसका रागी का आटा उसमें मिला सकते हैं। या कोदो हैं, काकुन हैं, इनके बहुत सारे उत्पाद हैं जो आप घर में बना सकते हैं। या प्रोसेसिंग के लिए कोई ऐसी मशीन नहीं है कि आपका नया कोई मशीन आ गई हो, जो आपके घर में पहले गांव में या पहले से जो भी चक्कियां हैं उनसे ही आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं। उसकी पैकिंग के लिए और ब्रांडिंग के लिए और बेचने के लिए यदि बिजनेस करना है तो उसके लिए तो आपको एक तरीके से एक सिस्टम बनाना होगा, जिसके लिए या तो आप अकेले कर सकते हैं, जिसको हम प्राइवेट अकेले निजी उद्योग के रूप में कहेंगे, या आप ग्रुप के रूप में कर सकते हैं। मेरे जो अभी तक अनुभव आए हैं कि जो एक्टिविटीज़ ये मिलेट्स में उद्योग के रूप में पैसा कमाने के लिए ग्रुप में करते हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि अकेले छोटा जो आप उद्योग करेंगे तो उसमें फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। ग्रुप में करने के लिए आपके पास 2-3 चीज़ें हैं। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको स्वयं सहायता समूह कहते हैं, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से कर सकते हैं, वो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। आप एफपीओ, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, इसको रजिस्टर्ड करवा के सारे किसानों को, क्षेत्र के किसानों को, गांव के किसानों को जोड़ करके एफपीओ रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। एफपीओ दोनों एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाता है। एफपीओ कोऑपरेटिव एक्ट में भी रजिस्टर्ड हो जाता है और एफपीओ कंपनी एक्ट में भी रजिस्टर्ड हो जाता है। दोनों, आपने प्रधानमंत्री का एक योजना है एफपीओ के लिए, आप उसको कंप्यूटर खोलिए, उसमें देखिए और उसमें आपको प्रधानमंत्री सरकार की, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से जो लाभ
मिलेगा, जो उस योजनाओं का लाभ मिलेगा वो उठाइए। अकेले इंडिविजुअल यदि आप व्यक्तिगत तौर से करेंगे तो आपका उत्पादन कम होगा, आप पैकिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे, आप ब्रांडिंग नहीं कर पाएंगे, मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। और जब तक ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी तब तक आपको उस चीज़ का लाभ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो सरकार चाहती है कि किसानों की आय किस तरीके से बढ़े, और इस मिलेट्स में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। अब ये बिक्री के लिए आपने देखा होगा, आप देखिए कंप्यूटर पे देखिए, अब बहुत सारी दुकानों पे ये मिलेट्स आपको मिलेंगे, आटे के रूप में मिलेंगे और साबुत भी मिलेंगे। अगर आप के पास बिक्री का अभी कम साधन है तो उसको क्लीनिंग करिए, उसको शॉर्टिंग करिए, बड़े छोटे दाने में करिए, और उसको जो है पैकिंग करिए। पैकिंग के बाद ब्रांडिंग अपनी करिए और फिर मार्केट में आप लाइए। अभी आपको हम एक बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 जुलाई को एक ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया है, लेकिन वो अभी कोऑपरेटिव के लिए है। आप उसमें आप करेंगे तो आपको जो है उसका www.ncui.hart.co.in ये 1 जुलाई को हुआ है, लेकिन ये कोऑपरेटिव के लिए ही ओपन है। आपका जो भी उत्पाद बनाए उस पर आप जो ओपन करेंगे तो आप जब खुलेंगे तो उस पर सेलर का होगा, आप उसको करेंगे। फिर किस भाषा में आप उसको लोड करना चाहते हैं, 12 भाषाओं में है ये, उसमें करें। फिर आप उसकी फ़ोटो अपने उत्पाद की डालें, फिर उसमें पैसे आप किस रेट में देना चाहते हैं वो डालें। तो जैसे ही आपकी डिमांड आएगी, वो जैसे जो प्राइवेट वाले आपने उठाते हैं वो आपके वहाँ से सामान उठाएंगे, और जिसको बेचना होगा, जिसने डिमांड की होगी वो जाएगा और आपके सीधे खाते में पैसा जाएगा। इसमें कोई कमीशन नहीं है, कोई नहीं है। सारा लाभ जो है आप किसानों को या सेल्फ हेल्प ग्रुप या SHG या कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो उम्मीद है कि नईमुद्दीन जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत विस्तार रूप से और बहुत बढ़िया तरीके से आपको डॉक्टर वी के दुबे जी ने यहाँ पर आपके सवाल का जवाब दिया है। डॉक्टर वी के दुबे जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मोटे अनाज की खेती अब किसानों को कितने रूप में करनी चाहिए, और किसानों की आय पे ये मोटे अनाज की खेती किस तरह से प्रभाव डालेगी, कितनी आय की वो अपेक्षा कर सकते हैं? देखिए, ये जो मोटे अनाज का है, 2 तरीके से किसानों को फ़ायदा होगा जी। एक तो इसमें लागत कम होती, तो जो आपका उत्पादन लागत है तो वो कम होगी। दूसरा, इनका रेट्स आप देखिए, आप कंप्यूटर पे जाएंगे तो किसानों को तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 रुपया किलो मिल पा रहा है, लेकिन जो लोग इसको बेच रहे हैं आप प्राइवेट में देखिए तो 900 रुपया किलो तक के ये रागी है, कोदो है, काकुन है, रामदाना है ना, प्रोसो है, कुटकी है, ये इनके मेडिसिनल वैल्यू बहुत हैं। अगर आपने इसको सही तरीके से अपने प्रोडक्ट को, और इसमें किसकी क्या विशेषता है, जैसे आपने रागी का आटा मान लो या रागी का दाना ही पैक करके किया और आपने लिखा कि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, जो माताएं दूध पिलाती हैं या जो बहनें हैं या जो बुज़ुर्ग हैं उनको कैल्शियम की कमी है, आप समझ लीजिए यानी 100 ग्राम में 344 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। बाकी के प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन सब होता ही होता है, लेकिन इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। खून की कमी को पूरा करता है, आपके रेशा ज़्यादा होता है तो पाचन अच्छा होता है, आपके बहुत सारे विटामिन इसमें होते हैं। इसी तरीके से अगर कुटकी को आप ले लें तो कुटकी जो है उसको मेडिसिन में कहा गया है, जड़ी बूटी कहा गया है। तो जड़ी बूटी में जितना भी जैसे सांस की बीमारियां हैं, आपके पाचन तंत्र की है, खून की कमी, तो जब आप अपना सही तरीके से ब्रांडिंग के लिए और उस पर डालेंगे, अब इसके आपको कहाँ मिलेगी, जो अभी मैंने आपको बताया कि ये वेबसाइट है, उसमें एक फ़ोन नंबर आपको मिलेगा। फ़ोन नंबर पे उसकी ट्रेनिंग के लिए भी अगर आपको ज़रूरत होगी तो ट्रेनिंग के लिए आप कहेंगे तो ट्रेनिंग की भी व्यवस्था होगी कि आप कैसे इसको अच्छा क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर वी के दुबे जी, आपसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ कॉलर जुड़ गए, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। नागेंद्र सिंह नेगी, मंडी, हिमाचल प्रदेश, उनका फ़ोन जुड़ गया है। नागेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी नागेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी।
सर मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। अपना सवाल पूछिए सर। हमारे यहाँ पर जी 1000 और 2000 की मीटर की हाइट पे जी अन्ना वैरायटी का जो सेब है वो काफी कामयाब है जी। और एडवांस में तैयार हो जाता है, बहुत अच्छी और बढ़िया किस्म है ये। और लेकिन इसके अलावा विदेशी कोई ऐसी वैरायटियां जो कि इस हाइट के ऊपर सेब की जो है वो हमारे यहाँ पर कामयाब हो जाएं, वो कौन कौन सी हैं और कहाँ पर उपलब्ध होंगी? जी, तो डॉक्टर गने जी से ये सवाल डॉक्टर नागेंद्र जी पूछ रहे हैं। डॉक्टर गने आपसे जानना चाहेंगे कि इनके सवाल का क्या जवाब रहेगा। इन्होंने कहा कि हमारे 1000 फुट पे ये वैरायटी जो उनको है वो अच्छी रहती है, उसके अलावा क्या रहनी चाहिए जी, यही है ना सवाल जी। तो उनके लिए आज सर बहुत सारी वैरायटीज हैं। स्कारलेट सुपर है, उसमें 2-3 सिलेक्शन है, 2 और 3 वो सबसे बढ़िया रहेगा उसके लिए। और नई एक वैरायटी है जाड़वान आई है, वो वहाँ पे लग सकती है। मतलब जो भी इस वक्त हाई डेंसिटी में हमारी नई वैरायटी है, डाला की कोई भी वैरायटी उसमें आप बहुत अच्छा लग सकते हैं जी। तो नागेंद्र जी, डॉक्टर गने ने जो आपको यहाँ पर बताई हैं वैरायटीज़, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अच्छी पैदावार यहाँ पर लेते हुए नजर आ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम हेलो किसान में, लेकिन यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप कार्यक्रम हेलो किसान देख रहे हैं। तो अब कार्यक्रम हेलो किसान में आगे बढ़ते हैं। हम जिस तरह से चर्चा कर रहे थे ब्रेक से पहले डॉक्टर वी के दुबे जी से कि आप अपने आय बढ़ाने के लिए आप किस तरह से मोटे अनाज की ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर वी के दुबे जी कि आप अपनी जो बात कह रहे थे उसको पूरा कीजिए। तो हमने ये बताया कि ये अगर आप ब्रांडिंग और मार्केटिंग, ये थोड़ा सा कठिन काम है। उत्पादन थोड़ा सिंपल है लेकिन ये कठिन काम है और ये तकनीकी भी है थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपने सही तरीके से उसकी पैकिंग ब्रांडिंग नहीं की तो एक तो ख़राब होने के चांसेस तो हैं ही जल्दी, क्योंकि अगर आप प्रोसेसिंग करेंगे तो आटा बनाएंगे तो उसका ड्यूरेशन कम है। किसी का 1 महीना है, किसी का 60 दिन है, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो इसलिए इतना भी ध्यान रखें कि उतना ही हम मार्केट हमें बढ़ाना है और ऑर्डर के हिसाब से उसको हमें करना है। और जो मार्केट होगा, अभी आप देखेंगे हर दुकान पर लगभग मार्केट में आप जाएंगे तो हर जगह है। आपके होटल भी हैं, आपके केंद्रीय जो केंद्र सरकार के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी केंद्रीय भंडार उन पर है, एनसीसीएफ पर है, नेफेड पर है, एक एनसीवाई हाट भी है। तो इन पे आपको मार्केट मिलेगा और मार्केट की क्या डिमांड है ये पहले आपको डिमांड करेंगे कि इतना सप्लाई मुझे चाहिए। पहले आप सप्लाई ऑर्डर ले लें, उसके बाद आप जो है इसको करें। लेकिन हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि आप जो भी उत्पादन करें या बिक्री करें, आप उसका दायरा सारे किसानों को लेकर के, क्षेत्र के किसानों को, चाहे एफपीओ बनाए या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए या एसएचजी बहुत स्मॉल छोटे लेवल पे होता है, उसमें इतना फ़ायदा होने की गुंजाइश नहीं है। अभी आप देखते हैं कि हर सरकारी ऑफिस में अगर कैंटीन है तो उसमें 1 दिन
स्कूलों में की कैंटीनों में, फोर्स की कैंटीनों में, तो आपका मार्केट बहुत बढ़ गया है। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, इसके लिए आपको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपको एक बता दें कि भारत सरकार की ICAR के एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, जो हैदराबाद में है। उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम भी निकलते रहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे बिस्कुट है जो स्टोरेज किए जा सकते हैं, डबल ब्रेड है, जो ब्रेड है, जितने भी आपके इंडियन मिलेट्स जिसको आप ज्वार कहते हैं, बहुत अच्छी ब्रेड बनती है और सब में होता ही है। आपके बिस्कुट है, आपके जो दूसरे है इडली भी है, डोसा भी है, जितने भी प्रोडक्ट आप खा सकते हैं सारे बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो रुकने वाले हैं, जो आप ज़्यादा दिनों तक बेच सकते हैं, उनमें आपके बहुत सारे आइटम आ गए हैं। लड्डू है और आपके ये ब्रेड है, आपके बिस्कुट्स हैं, आपके दूसरे आइटम भी हैं, नमकीन भी है। तो इस तरीके से आप अपना सेलेक्ट करेंगे कौन सा आइटम करना, फिर आप ट्रेनिंग को चुनें कि कौन सी ट्रेनिंग। प्राइवेट लोग भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन आप भारत सरकार की जो इंस्टीट्यूट है IIMR, आप उससे संपर्क करें और उनका शेड्यूल निकलता है, उससे ट्रेनिंग लेने के बाद ही ये काम शुरू करें। अब आपको इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करना है, यानी इंस्टीट्यूट का मतलब कोई संस्था इस्टेब्लिश करनी है, चाहे तो FPO करना है या कोऑपरेटिव सोसाइटी करना है। तो इसके लिए आप NCUI नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया से संपर्क कर सकते हैं। आप उसके कंप्यूटर पे जाएंगे, आपको सारा एड्रेस मिलेगा और हमारा भी ट्रेनिंग का शेड्यूल निकलता रहता है। आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई NCUI का कोई चार्ज नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रेनिंग है, आप उसमें रह सकते हैं, लेकिन ले सकते हैं। लेकिन आपको IIMR में एक नॉमिनल चार्जेस वहाँ हो सकता है, तो आप उसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं। जी, तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और बेहतर तरीके से मोटे अनाज की किस तरह से पैकिंग करनी है, किस तरह से उसकी ब्रांडिंग करनी है, इन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग लेकर आप बेहतर आय यहाँ पर कमा सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र कुमार लखीसराय से। धर्मेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। धर्मेंद्र जी, अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है तो अपना सवाल पूछिए। जी, अपना सवाल पूछिए। आपकी आवाज़ हम अब तक सही तरीके से आ नहीं पा रही है। अमरेंद्र जी, अपना सवाल दोहराइए। और हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हम अकेले भी प्रोडक्शन कर सकते हैं प्रोसेसिंग का? जी, जितना हम समझ पा रहे हैं, जी जी, हम जितना हम समझ पा रहे हैं, इनका सवाल डॉक्टर वी के दुबे जी यही है कि क्या ये अकेले पूरा प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं, अकेले काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अकेले में कोई दिक्कत नहीं है, अकेले कर सकते हैं। लेकिन उसमें पूंजी लगाना है। पहले आपको प्रोडक्ट तैयार करना, उत्पाद जो बनाना चाहते हैं वो तैयार करना है, फिर उसको मार्केटिंग भी करना है। तो अगर आप में इतनी क्षमता है, आपके पास इतनी पूंजी है, तो आप उसको अकेले कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और दानों से आटा बनाना तो बहुत सिंपल है, उसकी पैकिंग भी सिंपल है, उसकी ब्रांडिंग भी आप छपा सकते हैं। हर जगह अब तो मार्केट में उपलब्ध हैं, आप पैकिंग की करवा सकते हैं और मार्केटिंग के लिए आप अपना मार्केटिंग का सिस्टम जैसा भी ये बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो अमरेंद्र कुमार जी, आप इन सभी तरीकों से अगर आप अकेले ही इस चीज़ को करना चाहते हैं या अकेले इसकी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर वी के दुबे जी के द्वारा बताए गए सुझावों को अपना कर इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर गणेश जी का रुख करते हैं। डॉक्टर गणेश जी, आपसे सवाल ये है कि पंजाब के किसान सर्दियों के अंदर अपने सेब के बागों का किस तरह से ध्यान रखें, कैसे सिंचाई करें और कैसे उसकी देखभाल की जाए? मैंने पहले भी बताया, सबसे पहले जो आज है वो है फील्ड सैनिटेशन। जी, जो भी पत्ते गिरे हुए, जो भी सड़े हुए फ्रूट है, जो भी हमने छटाई के दौरान ब्रांचेस हमने लिए हैं, उनको एक जगह जमा करके किसी घड़े में रखना है और ऊपर से स्प्रे करना है यूरिया का, और जो 4 से 5% यूरिया स्प्रे करना है और ऊपर से बंद करना है ताकि उसमें कोई स्पोर ना रह जाए। नंबर 1। नंबर 2, अगर वहाँ पे ड्रेनेज का मसला है तो ड्रेनेज के लिए उनको अच्छी तरह एक ड्रेन बनानी चाहिए, वो ठीक रहेगा। तीसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, रोडेंट मैनेजमेंट। ये पूरे सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, सब पूरे जहाँ पे सेबों का हो रहा है वहाँ के लिए भी रोडेंट जो हमारे चूहे हैं
वो बहुत ही सोशल होते हैं। अगर एक बाग वाला कहेगा कि मैं अपने बाग में मैंने अच्छी तरह उसमें मैनेजमेंट किया है, तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि जब तक वो अपने इर्द गिर्द जितने भी बाग हैं उनके लिए वहाँ पे भी लोगों को भी, किसानों को नहीं बताएगी कि आपको रोडेंट मैनेजमेंट करना है। इसमें क्या करना है, बर्ड साइज पहले सबसे पहले कम करना है। जो भी वीड्स है, जो भी टहनियाँ बागों में होती हैं, जो भी कुछ सामान होता है जिसमें चूहे छुप के रहते हैं, वो सारा निकालना है वहाँ से। और जब वो निकाल के, और जो लाइव मतलब उनके ये जो छुपने की जगह है वहाँ पे क्या करके बेट रखे, आटे का कुछ बेट बनाए अच्छी तरह, जिस तरह लड्डू बन जाता है उसी तरह आटे का बन जाएगा। उसमें थोड़ी सी चीनी रखिएगा पहले उसमें, फिर जब वो रखे उसके बाद 2-4 दिन के बाद वो दूसरा बेट जिसमें वो कुछ जहर रख सकता है ताकि चूहों को ख़त्म करेगा। लेकिन इसमें ज़रूरी है ये कि एक ही बाग वाला पूरा जितना भी एरिया है वहाँ पे 10 बाग है, 5 बाग है, 20 बाग है, वो सब इकट्ठे करने चाहिए। ये हो गया उनके लिए। नंबर 3 जो मैंने आपको पहले भी बताया, सॉइल टेस्टिंग के लिए, सॉइल टेस्ट किस तरह लेना है, कब लेना है, कहाँ पे लेना है, उसके लिए आज जो आज का महीना है वो बहुत ही अच्छा है। आज ये सॉइल सैंपल ले सकते हैं। और सॉइल सैंपल कैसा लेना है, वो किसी माहिर से मिल के खुद ही ना उठाए, किसी माहिर से मिल के उसको बताए कि हमें किस तरह उठाना है, कितना नीचे ज़मीन खोदनी है जहाँ से हमें सैंपल निकालना है। और वो ये जगह जहाँ पे आपने गोबर रखा हुआ हो या जहाँ पे गड़ा हुआ नीचे या कहीं पे जहाँ पे टेला हो, वहाँ पे सैंपल नहीं उठाना है। ये सैंपल उधर उठाना है जहाँ पे आपको माहिर बताएगा। और हमेशा जिगजैग में, ज़ड शेप में उठाना है। अगर पहले लेफ्ट में उठाए फिर राइट में उठाना है, फिर नीचे जाके लेफ्ट में, फिर नीचे जाके राइट में, पूरा जिसको हम जिगजैग बोलते हैं, टेढ़े मेढ़े तरीके से ये सॉइल सैंपलिंग लेने हैं। और जिन्होंने अभी छटाई नहीं की है तो वो माहिर से मिल के छटाई कराए अपने बागों की। और ये जो हिमाचल और हमारा जे&के उसमें जो टहनियाँ बड़ी है उसको बर्फ के टूटने की वजह से उनको नीचे सा सपोर्ट रखे ताकि आगे जाके उनको कोई मुश्किलात ना हो जाए। दूसरी बात, और एक बात बताना चाहूँगा, जो हमारा एप्पल लीफ ब्लास्ट माइनर आया है पिछले 1-1.5 साल से, जो बहुत ही खतरनाक पेस्ट है। इस वक्त वो चुपके मतलब जो टहनियों के नीचे या तने के या जड़ों के थोड़ा ऊपर रहता है, क्रैक्स में जो उधर सेब के पेड़ में होते हैं, तो वहाँ से उनको निकालना है। अगर कहीं पे उबार है किसी पेड़ के जिल्द में, वो निकालना है, वहाँ से उनको एक्सपोज करना है, या बरलैपिंग या बोरियां पेड़ के इर्द गिर्द बांधने हैं ताकि वो, क्योंकि वो उधर ही चुप जाएंगे। और जब वो बोरियों में निकले नीचे आएंगे तो फिर उनको डिस्ट्रॉय करना है बोरियों। या जहाँ पे हेवी इन्फेस्टेशन है वहाँ पे वो कोई इंसेक्टिसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगले मतलब जनवरी फरवरी महीने में वो मिनरल ऑयल ज़रूरी करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे ज़मींदार भाई कह रहे हैं कि नहीं हम इंसेक्टिसाइड ही आज करेंगे और ये मिनरल ऑयल नहीं करेंगे। लेकिन मिनरल ऑयल बहुत ही ज़रूरी है जी, ताकि उससे हमें एक कीड़ा नहीं, जितने कीड़े हमारे हैं बागों में वो उससे ख़त्म हो जाते हैं जी। तो इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे या तो आप अपने सेबों के जो बाग हैं उनका विशेष रूप से ख्याल रख सकेंगे और बेहतर फल और बेहतर यहाँ पर पैदावार आपको सेबों की मिल सकेगी। फिलहाल परेश हमारे साथ गुजरात से एक कॉलर जुड़ गए हैं। परेश, क्या सवाल है आपका? सवाल पूछिए। हेलो जी परेश, अपना सवाल पूछिए। गुजरात अरावली पाटंबा से परेश पंचाल बोल रहा हूँ। जी जी, अपना सवाल पूछिए। मुझे बागवानी का शौक है और मैंने गमले में एप्पल का पौधा लगाया हुआ है जी। तो उस गमले में पौधा लगा हुआ है तो उसके लिए क्या देखभाल करना चाहिए, क्या उसको फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा उसके विकास के लिए जी। दूसरा, आप मोटा अनाज की बात करें तो मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है जी, लेकिन अभी ऐसा ट्रेंड चला है जी कि कोई भी प्रकार का हम खाना देखते हैं बनाते हैं तो एल्यूमिनियम का प्रयोग बहुत ज्यादा हो गया है। जहाँ देखो आप एल्यूमिनियम का यूज देखने मिलेगा। तो खाना बनाने के लिए बोले अपने पोषक अनाज ले रहे हैं, लेकिन एल्यूमिनियम में अगर जो वो पकता है तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो उसके लिए भी ये लोगों को समझाइए और एप्पल के पौधे के बारे में भी थोड़ा मुझे समझाइए।
धन्यवाद। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर गने, इनका सवाल यही है कि इन्होंने गमले में सेब का पौधा लगाया हुआ है, उसके लिए कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं, कौन से फर्टिलाइजर हैं जिसका इस्तेमाल करें ताकि इनको फल मिल सके? क्या इनको फल मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो किस प्रकार? तो भाई हमारे गुजरात से बोल रहे थे जी, तो वहाँ पे मुश्किल नहीं है, ये तो डेकोरेशन पर्पज वहाँ पे उन्होंने रखा है, वहाँ पे नहीं हो जाएगा सेब। खाद वो लगा सकते हैं, मतलब अगर वेस्ट में रखा है, अगर 1 फुट का मतलब वो वेस्ट बना हुआ है तो उसमें 5 ग्राम यूरिया डाल सकते हैं, 5 ग्राम DAP डाल सकते हैं और 7 से 8 ग्राम ये पोटैश खाद डाल सकते हैं, या और इसके अलावा गोबर वाली खाद उसमें मिला के डाल सकता है। लेकिन ये उनको बताइए कि वहाँ पे सेब नहीं हो जाएगा, चाहे उन्होंने मेरे ख्याल से ऊपर से ही लाया होगा कहीं से सेब का एक पौधा, तो डेकोरेशन पर्पज वो ठीक रहेगा। हो सकता है वो फल भी दे एक या दो, लेकिन वो खाने के लायक नहीं होगा, मीठा नहीं होगा और वो बड़ा भी नहीं होगा। तो ये उनसे आप बताइए। जी तो परेश जी, अगर आपको अच्छी पैदावार लेनी है तो उसके लिए सेब को वातावरण भी चाहिए होता है, उस वातावरण के अनुकूल ही सेब फलेगा। फिलहाल डॉक्टर वीके दुबे जी का रुख करते हैं, उनसे जान लेते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि परेश ने सवाल पूछा डॉक्टर वीके दुबे जी कि एल्युमिनियम के बर्तन में हम खाना आजकल बनाते हैं, तो किस धातु के बर्तन में हमें जो मोटे अनाज है उसमें पकाना चाहिए ताकि उसकी जो पोषण तत्व है वो कम ना हो? बहुत बहुत धन्यवाद आपका परवेश जी, बहुत क्वेश्चन है। एल्युमिनियम में तो सभी कोई भी खाना पकाना नहीं चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि जो मोटे अनाज हैं उसमें सारे तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, है ना, बहुत सारी जो है ऐसे होते हैं। और उनको कभी 2 चीज़ें करें, मिला के नहीं पिसाना है, मिला के नहीं खाना है, सिंगल खाना, क्योंकि वो एक दूसरे से रिएक्शन कर जाते हैं। जो भी ये न्यूट्रिएंट्स है ना, तो रिएक्शन पहले तो मिला के नहीं खाना है। रागी को आटे में मिला लें, लेकिन रागी, कोदो, कुटकी, ये बस सोचो कि सारे न्यूट्रिएंट्स ये मात्रा में हैं तो हमें सब मिल जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। दूसरा ये है कि जो अगर आप हमें बाजरा और ज्वार को छोड़ दें तो बाकी के जो भी मिलेट्स हैं, कोकोदो, काकोन, रागी, प्रोसो, इन सब को, रामदाना, कॉमन मिलेट्स वगैरह, इनको सबको आप 6-7 घंटे पहले भिगो दें, क्योंकि इसमें जो फाइबर होता है वो थोड़ा मुलायम हो जाए, नहीं तो डाइजेशन में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इनका फ़ायदा और भी ज़्यादा होगा, जितना आप सोचते हैं उससे भी ज़्यादा होगा यदि 7-8 घंटे आपने इनको भिगो दिया है, उसके बाद इनको यूज हुआ है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे खिचड़ी है या आपने जो नाश्ते के लिए बनाना, तो सजे ही दाना मिला के उसका बना लेते हैं, तो इनको पहले भिगा दे फिर बनाए तो ज़्यादा लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो परेश जी, आपको वीके दुबे जी ने विस्तार रूप से बताया कि आप किस तरह से मोटे अनाज को पका सकते हैं और किस तरह से उसका फायदा ले सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार और भी चीज़ों पर चर्चा होगी, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस हिस्से में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, यतेंद्र यादव, कानपुर, उत्तर प्रदेश से। यतेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। यतेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप अपना सवाल पूछिए। जी यतेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से पहुंच नहीं रही है, आप दोबारा से अपना सवाल पूछिए।
सर हमारा जी, जितना हम समझ पा रहे हैं ये पूछना चाह रहे हैं कि मोटे अनाज की खाद्य प्रसंस्करण की ट्रेनिंग कैसे ली जाए, तो वो जानना चाहेंगे डॉक्टर वीके दुबे जी। जी यादव साहब, बहुत अभी मैंने बताया था, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि आप IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद में है, इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम की लिस्ट निकलती रहती है। इसके अलावा भी कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो प्राइवेट लोग भी ट्रेनिंग देते हैं। अगर फिर भी है तो आप हमारी वेबसाइट जो हमने बताई थी www.ncui.heart.co.in, इस पर जो है एक फ़ोन नंबर लिखा होगा आपको, उस फ़ोन नंबर पे आप उससे बात करेंगे तो आप किस चीज़ क्या बनाना चाहते हैं, उस चीज़ की ट्रेनिंग आपको कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी और क्या आपके नज़दीक में कहीं मिल सकती है। कानपुर में यदि है तो आप चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी से और उनके कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन पर भी ये ट्रेनिंग दी जा रही है। आप वहाँ पर पता करें, जो आपके कल्याणपुर में है चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की है, तो वहाँ होम साइंस डिपार्टमेंट में भी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग चलती रहती है कृषि विज्ञान केंद्र पे, तो वहाँ आप पता करें, वहाँ भी आपको प्रशिक्षण मिल सकता है। जी, तो यतेंद्र जी, अगर आप डॉक्टर वीके दुबे जी के जो सुझाव हैं उसके अनुसार चलेंगे तो आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी और जो बताए गए रास्ते हैं उसके ज़रिए आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर मोटे अनाज से फ़ायदा भी कमा सकते हैं। फिलहाल वीके दुबे जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मोटे अनाजों का इस्तेमाल कितना ज़रूरी हो आज के समय में देखा जाए। जिस तरह से आपने पहले जिक्र किया था कि आज का जो वातावरण है वो काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है, तो कितना वो ज़रूरी है और वातावरण को देखते हुए सर्दियों में या गर्मियों में ऋतुओं के हिसाब से कौन कौन से मोटे अनाजों का सेवन करना चाहिए? जी, जैसे आपने देखा होगा 2 अनाज हमारे यहाँ बहुत पहले से चल रहे हैं और बड़ी मात्रा में चल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में जो बाजरे का आटे का उपयोग आपके जितना नॉर्दर्न इंडिया है, आपके ज़्यादातर स्टेटों में बाजरे का प्रयोग होता है और ये बाजरा गर्म करता है, तो इसमें जोड़ों में जो भी दर्द है और इसमें विटामिन B12 भी पाया जाता है, भी पाया जाता है। इससे जो है आपके फोलिक एसिड होता है, तो जो जोड़ों के दर्द के लिए या बॉडी को गर्म रखने के लिए होता है। जो ज्वार है उसको आप किसी भी सीजन में खा सकते हैं, वो थोड़ा सा ठंडा होता है लेकिन 12 मास खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी के जो अनाज हैं, जो मिलेट्स हैं, उनको भी आप रागी को थोड़ा सा छोड़ दें, थोड़ा सा गर्म होता है लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में आप नहीं खाएंगे। जैसे थायराइड का है तो उसमें बाजरा भी नहीं करते हैं और आप में कुटकी भी नहीं खाते हैं क्योंकि ये थोड़े से डाइजेशन में भी हैवी होते हैं। तो लेकिन बाकी के अनाज को मिला के जितनी भी आपके मोटे अनाज हैं तो आप 12 मास खा सकते हैं। बाजरा को थोड़ा सा गर्म होता है, ज्वार आप 12 मास खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी पेशाब के रोग हैं आप ज्वार खाएंगे तो आपको पूरे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप जितने भी आपके जो श्वसन के रोग हैं, जो सांस के रोग हैं, बुखार है हल्का सा, आप वैद्य का उनका आप देखिए, पहले से भी आदिकाल से इसको किया गया। कुटकी जो आपकी है, हालांकि उसका थोड़ा सा कड़वा टेस्ट होता है लेकिन बाद में मीठा भी है, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे तो वो भी आपको जो है फ़ायदा करेगी। तो 12 मास खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो मोटे अनाजों में तमाम तरह के पोषण तत्व हैं और इन सभी मोटे अनाजों को अगर आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में शामिल करते हैं तो आपको अनगिनत फ़ायदे आपके शारीरिक रूप से आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। डॉक्टर गणेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर गणेश जी, आपने तमाम बिंदुओं पर चर्चा की, तमाम चीज़ें आपने बागों के रखरखाव के लिए बताया। इसके अलावा कोई ऐसा सुझाव जो आप बागों के किसानों को देना चाहें या सेब के किसानों को देना चाहते हैं? ये जो सुझाव है ये अगले साल से शुरू हो जाएगा जी। हमारे बहुत सारे जमींदार किसान भाई क्या कर रहे हैं, वो इंसेक्टिसाइड और फांगिसाइड इकट्ठे मिलाते हैं जी। और फिर इकट्ठे स्प्रे करते हैं, जिससे ना इंसेक्टिसाइड का फायदा होता है ना फांगिसाइड का फायदा होता है। नंबर 1। नंबर 2, मैंने पहले भी बताया, जो ये मिनरल ऑयल स्किप करते हैं आजकल, जो पिछले 2-3 साल से ये कर रहे हैं, मिनरल ऑयल स्किप कर रहे हैं, जो फरवरी में देना होता है, फरवरी मतलब स्टार्ट में ही वो स्किप ना करें, वो जरूरी देना है। उससे हमारे बहुत सारे जो कीड़े हैं वो खत्म हो जाते हैं और उससे हमारे तकरीबन 6 से 7 स्प्रे कम हो जाते हैं। बढ़ने इसमें जो नहीं देता है उसको 6 से 7 स्प्रे ज़्यादा देने पड़ते हैं। इसलिए मुझे तमाम किसान भाइयों से ये अपील रहेगा कि वो फरवरी के स्टार्ट में ही मिनरल ऑयल स्टार्ट करें दें
तो आप ये ना समझे उसका इंस्टेंट इफेक्ट नहीं है, उसका छुपा हुआ एक इफेक्ट होता है जो तमाम कीड़ों को, तमाम जो दूसरे फफूंद कोई बीमारियों का वो उनको कंट्रोल करता है। ये मेरी गुजारिश होगी सब किसान भाइयों के साथ। जी, डॉक्टर मंजूर अहमद गणेश जी, आपने जो कीमती वक्त ये हमारे साथ साझा किया और जो तमाम यहाँ पर विश्लेषण और तमाम सलाह हमारे किसानों को दी है, जिससे हमारे किसान भाई ज़रूर फ़ायदा लेंगे और आने वाले समय में उनको सेब की फसलों में लाभ भी होगा। आपने जो समय साझा किया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार जी। तो डॉक्टर वीके दुबे जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। डॉक्टर वीके दुबे जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि अंत में कोई ऐसा सुझाव, ऐसा कुछ सलाह आप देना चाहते हैं किसानों को, या फिर जो मोटे अनाज की खेती करना चाहते हैं, बहुत संक्षिप्त में। बहुत धन्यवाद। देखिए, आपको ऑर्गेनिक मोटे अनाज बनाना है, ऑर्गेनिक लिखना भी है, और ऑर्गेनिक के लिए आपने भारत सरकार ने एक नेशनल लेवल की कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल दी है, और वो जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो उसका क्रय करेंगे और उसमें खरीदने की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली है भारत सरकार ने अभी, जब से अमित शाह जी मंत्री बने हैं 2 साल पहले से, और वो एक्सपोर्ट करेगी। तो एक्सपोर्ट करने से आपको और भी कई गुना फ़ायदा होगा। 2 गुना की बात नहीं हम करते, कई गुना 10 गुना तक भी आपको लाभ हो सकता है। तो आप ऑर्गेनिक उपजाइए और एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए संपर्क करिए ये दोनों कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, डॉक्टर वीके दुबे जी ने विस्तार रूप से बहुत बढ़िया जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की, तमाम सवालों के जवाब भी दिए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप मोटे अनाज की पैदावार के साथ उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो आप यहाँ पर अनेक संभावनाओं को आप पार कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर वीके दुबे जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपने कीमती समय साथ साझा किया, उसके लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से आज के दोनों विषयों पर हमारे जो विशेषज्ञ मेहमानों ने कितने विस्तार रूप से आपको तमाम सवालों के आपके जवाब दिया और तमाम सलाह दी, जिससे अपना के आप फ़ायदा यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आने वाले विषय के बारे में। अगले जो हमारा विषय चर्चा का रहने वाला है, वो जो विषय रहने वाला है रबी फसलों में उर्वरकों का प्रयोग। ये तो पहला विषय रहेगा। इसके साथ ही प्याज की रोपाई, इन 2 विषयों पर आने वाले कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आप इस कार्यक्रम से जुड़े तमाम सवाल अगर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल आईडी के जरिए अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कॉल सेंटर पर फ़ोन कर अपना सवाल हमें दर्ज करा सकते हैं। हमारा डीडी किसान का कॉल सेंटर का नंबर आप नोट कर लीजिए 1800-113060, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। इसमें आप फ़ोन करके अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुँच आप हेलो किसान कार्यक्रम को किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम में जो चर्चाएं हुई, वो उम्मीद है कि आपको उससे लाभ मिलेगा और आप उन सभी चीज़ों पे अमल करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।